आईआरडी के चेयरमैन और उनकी कमेटी के साथ में मीटिंग की थी। अब इस मीटिंग में क्या बातें हुई और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, इसकी जानकारी अब तक हम तक नहीं पहुंची है। तो चलिए, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं लियाफी 1964 के सेक्रेटरी जनरल और लियाफी की जो बाद में जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी उसके उसके ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर से मैं आपको मिलाता हूं और उनसे हम पूछते हैं कि उस मीटिंग का नतीजा क्या निकला। श्यामल जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्यामल चक्रवर्ती जी, या नमस्कार सर। नमस्कार श्यामल जी। तो श्यामल जी, सबसे पहले तो हमें बताइए, लियाफी 1964 के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन ये लियाफी जैक जो कमेटी बनी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सबसे पहले। सर, वेलकम। ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो आपने पूछा है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी है लियाफी के तरफ से। लियाफी के कुछ ग्रुप है जो, किसी का 2924 रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसी का 1964 एस्टैब्लिशमेंट डेट है, किसी का ऑल इंडिया नाम पे है। इसी तरह 3 लियाफी ग्रुप को एक साथ जोड़कर ये बनाया गया और साथ में CLI वेलफेयर एसोसिएशन, जो CWA के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी शामिल करके इन चारों ग्रुप का एक गुट बनाया गया है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी यानी कि एक सम्मिलित संघर्ष कमेटी बनाया गया है कि कोई भी सिद्धांत ऐसा हो जो हमारे अभिकर्ता के विपक्ष में जाते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट द्वारा हो, चाहे गवर्नमेंट द्वारा हो, या IRD की तरफ से हो, तो उसका सामना करने के लिए और हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये मंच बनाया है। इसका ही नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी। ये पिछले साल बनी है। सो इस जॉइंट एक्शन कमेटी ने अब तक 2 मीटिंग कर चुका है हमारे मैनेजमेंट के साथ। तीसरा मीटिंग भी हमारे हाल ही में हुआ है, सितंबर महीना में हुआ है, जब हमारा एजिटेशन पहला चरण हो गया। उसके बाद जैसे हमारा 5 सितंबर को पहला चरण का एजिटेशन 1 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन 5 तारीख जब हम विश्राम दिवस बनाए, सारे देश भर का अभिकर्ता काम नहीं किया, उस दिन अपने काम को रद्द कर दिया था। उसके बाद 10 सितंबर को हमको पूरे टीम को, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुलाया गया सेंट्रल ऑफिस पर। तो उसके बाद हम लोग फिर 30 सितंबर दोबारा हम लोग विश्राम दिवस मनाए देश भर में। तो श्यामल जी, आपकी कमेटी के, लियाफी के जो पॉइंट्स थे जिनके लिए आपने ये आंदोलन किया, वो क्या पॉइंट्स थे एक बार हमें बता दीजिए। और ये जो आपकी मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो जो आपके सामने आईआरडी की कमेटी थी, उसका नतीजा क्या निकला, उन्होंने क्या नतीजा इसका निकाल के दिया आपको, उसके बारे में बताइए। कुछ मुद्दे LIC से जुड़े हुए हैं, कुछ मुद्दे IRD से जुड़े हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा जो था वो LIC से था कि जो पॉलिसी होल्डर का बोनस, ये कई सालों से नहीं बढ़ रहे हैं। अभी पॉलिसी होल्डर हमें ये बता रहे कि भाई आपका कंपनी का बोनस नहीं बढ़ते, हमें आपको पॉलिसी लेनी ही नहीं है। तो ये जो ग्राहकों का जो मन में ये जो विचार है, इनका जो चिंता है, इसको हम LIC के पास रखा, मैनेजमेंट के पास रखा कि सर, इनका सचमुच बोनस बढ़ना चाहिए। महंगाई इतना बढ़ रही है, सब जगह पे बढ़ रही है, तो हमारे ग्राहकों को क्यों बोनस नहीं बढ़ाया जाए। तो ये बोनस बढ़ाने की मांग सबसे पहला था। दूसरा ये था कि ग्राहकों को जो लोन लेते हैं, अपने पॉलिसी से जो लोन लेते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, करीबन 9.5%, कहीं कहीं जगह 10% भी है। तो ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, ये ब्याज का रेट हम लोग कम करने के लिए रिक्वेस्टेड किए थे मैनेजमेंट को कि सर, ये बोनस रेट को कम कर दिया जाए कि हमारे ग्राहकों को सुविधा हो। जो अपनी पॉलिसी से लोन ले रहा है, जो बैंक में लोन ले रहा है, तो 6% 7% में लोन ले सकते हैं, तो हमारे LIC में क्यों 9.5% देंगे, 10%। तीसरा ये बात देखिए, जो प्रीमियम हमारे ग्राहक भरते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है, 30 दिन की छूट मिलती है, कभी कभी 15 दिन की छूट मिलती है, अगर ये कभी वो मिस कर गया या कोई गैप हो गया, किसी वजह से वो दे नहीं पाया, तो उसके ऊपर लेट फाइन लगती है। ये तो पहला उसको सजा दिया जाता है कि लेट फाइन। उसके ऊपर फिर GST गवर्नमेंट डाल रहा है, तो GST भी देना पड़ रहा है। पहले ये बात था कि पुराने पॉलिसी में आपको GST नहीं लगेगी, अभी हम लोग हाल ही में देख रहे हैं कि पुराने पॉलिसी में भी GST लग रहे हैं। तो GST और लेट फाइन बढ़ने के बाद उनको जो रिटर्न मिलेगा पॉलिसी का, उसका यील्ड जो आएगा बहुत कम आएगा, तो ग्राहक क्यों हमसे पॉलिसी लेंगे। तो इस मुद्दे को सामने हमने रखा मैनेजमेंट के सामने, कोई उसका लोन का इंटरेस्ट कम करो, गवर्नमेंट से बात करके GIC को हटाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा अगर स्टेक है तो वो LIC है। जो पैसा हम लोग देते हैं, हर योजनाएं, नीति आयोग को ये पैसा
योजना बनाने में सरकार को लगती है, और सारा पैसा 90% पैसा LIC से जाता है। तो ये LIC मांग कर सकती है कि भाई कम से कम LIC प्रीमियम से या तो लेट प्रीमियम के ऊपर GST हटा दो। ये तो हमारा मुद्दा, ये तो हटे नहीं। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि पॉलिसी होल्डर रेटिंग दे, हर चीज में रेटिंग होता है। जैसे हम उबर कैब पे गया और गाड़ी से यही उतरा तो वो लिखता है कि भाई ये आपका कितना स्टार देना चाहता है, ड्राइवर अच्छा है कि गाड़ी अच्छा है क्या क्या है, अब उसको रेटिंग दीजिए, स्टार रेटिंग मिलता है। हम भी ये कहना था, चाहते थे कि देखिए ये 13,56,000 एजेंट काम कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में, उसको भी रेटिंग देना चाहिए, उसको एक रेटिंग दीजिए। LIC को हमने ये मांग किया कि कस्टमर को रेटिंग देने का व्यवस्था किया जाए, वो अभी तक हुआ नहीं। ये सब छोटी छोटी मांगे हैं जो पॉलिसी होल्डर को, आप कह रहे हैं कि बॉन्ड डायरेक्ट जाएगा पॉलिसी होल्डर के घर, हम लोग इसको विरोध करते हैं। पॉलिसी होल्डर को बॉन्ड अगर पोस्ट ऑफिस से जाएगा, अभी हाल ही में जा रहे हैं, हम मानते हैं कि हाँ उसमें डिलीवरी अच्छा होता है, टाइम पे होता है, लेकिन ऐसा भी शिकायत हमारे पास आया, कई सारे पॉलिसी बॉन्ड डाकघर में पड़ा रहता है, वो डाक वाले भेजता ही नहीं उसके पास। ये जो होता है इसमें एक दिक्कत तो ये होता है, देर करके पॉलिसी पहुंचता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम अगर उसको पॉलिसी बॉन्ड हाथों हाथ जाके देंगे, तो पॉलिसी बनने के बाद 1 हफ्ते में हम उसको जाके पॉलिसी बॉन्ड दे रहे हैं, तो इसमें ग्राहक का सामने हमारा भी इज्जत बढ़ जाता है। और इसमें एक टूल्स बनता है कि मैं एक पॉलिसी देने के बाद कह सकता हूँ कि बच्चों का भी पॉलिसी ले लीजिए सर, ये बोलने का मौका मिलता है, पॉलिसी सेल करने का मौका मिलता है। अब LIC कह रहे हैं कि एक पॉलिसी में इतना खर्चा आ जा रहा है, हम लोग कहते हैं कि सर 30 बार, कम से कम 20 से 30 बार जाने के बाद एक ग्राहक को उससे पॉलिसी हमको मिलता है, ऐसा नहीं कि जाने से ही पॉलिसी मिल जाती। तो हमारा भी सर्विसिंग जबरदस्त रहता है, बार बार जाने के बाद एक पॉलिसी मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्राहक को जो सर्विस है, परिसेवा जो है वो अच्छा मिले, और वो एजेंट ही दे सकता है, विक्रेता ही दे सकते हैं। ये हमारी मांग है, ये कोई गलत मांग नहीं है। हम ये समझते हैं, हमारे देश का विक्रेता ये समझते हैं, हमारे ग्राहक भी ये समझते हैं कि हमारा जो मांगे है ये जस्टिफाइड है, ये जायज है। हम बार बार यही बोले मैनेजमेंट को, भाई LIC मैनेजमेंट को समझा रहे कि भाई ये कर दीजिए, पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ा दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए बोनस तो नहीं बढ़ेगी, किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। अभी जो हालत है उस पर बोनस कोई कंपनी नहीं बढ़ा रहा है, हम भी नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम घटा नहीं रहे, दूसरे कंपनी घटा रहे हैं, हम नहीं घटा। ये खूबिया है, ये जान लो और ये ग्राहकों को बोलो। लेकिन इसमें पॉलिसी होल्डर संतुष्ट नहीं है सर, इसलिए हमारे ये लड़ाई चल रही। दूसरी बात, आप कहा कि IRDA का मसला क्या है, IRDA से क्या आपका तकलीफ है? सर IRDA का तकलीफ ये है, एक एडवाइजरी दिया है, एडवाइजरी में क्या बोला कि जो सिस्टम है, अभी ये सिस्टम को उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक करना चाहते हैं। अगर कोई बदलाव आता है तो बदलाव में आपको परेशानी होती है, बदलाव में परेशानी होगी। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, कुछ दिन पहले हम लोग को बुलाया था IRDA चेयरमैन, हम लोग गए थे, जो 30 तारीख की बात हो रहा है, 30 तारीख पूरे देश भर में अभिकर्ताओं ने विश्राम दिवस बनाया और बड़ा उत्साह के साथ बनाया। उसी दिन IRDA ने हमें बुलाया था, हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुलाया था, और ज्वाइंट एक्शन कमेटी नहीं बल्कि कई कंपनियों को बुलाया गया, जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन को बुलाया गया, एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से कुछ प्रतिनिधि को बुलाया गया, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर एसोसिएशन का भी किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया। तो IRDA हर तरह का जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको बुलाया गया। श्री माननीय BN चारी जी और हमारे कन्वेनर श्री गजपति राव जी, N गजपति राव जी, और हमारे एडवाइजर श्री SP श्रीनिवासाचारी जी, और भी 2 वाइस चेयरमैन हमारे, एक आपका जगदीश झावर जी जो CWA से गए हैं, और एक नयन कमल जी गए हैं जो आपका ऑल इंडिया फेडरेशन से गए, हम भी कोऑर्डिनेटर के रूप में गए। सो ये हमारे 6 प्रतिनिधि IRDA को मीट किया। सो IRDA चेयरमैन जो बातें किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, हम लोग को लगा कि ये जो चेयरमैन साहब है बहुत ही पॉजिटिव है, हमें लगा, उनके बातों से लगा, क्योंकि चेयरमैन साहब बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपका विरोधी नहीं है, हम आपका साथ लेके चलेंगे, हम आपको एक साथ लेके चलेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जब हम चेंजेस लाते हैं, चेंजेस के समय थोड़ा बहुत दिक्कत है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि देखिए जब रोड नहीं बनती है, ये तोड़ फोड़ होती है, तो गड्ढा कभी हो जाता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
कठिनाई होती है रास्ते में चलने में, लेकिन जब उसके ऊपर से पुल बन जाती है तो सड़क बन जाती है, तो चलाने में, गाड़ी चलने में और लोग चलने में मजा आता है। तो आज के दिन में थोड़ा कष्ट अगर आप उठा लेंगे तो आने वाले दिन में आपको बहुत आराम मिलेगा। हम ये सब सुनने के बाद, उनसे सब सुनने के बाद उन्होंने हमें सवाल किया, तो हमारे तरफ से सबसे पहले इनिशिएट किया हमारे चेयरमैन बी एन चारी साहब। उन्होंने बहुत अच्छा बातें की, हमारे जो समस्याएं है हमने उनको बताया। हमारे गजपति राव जी, एन गजपति राव जी फिर बताया क्या क्या होना चाहिए हमारे तरफ से। फिर हमारे एस डी श्रीनिवासाचार्य जी भी बताया। मुद्दा ये था सर, आईआरडीए का 5-6 सवाल था। एक, उन्होंने चाहता है पावर ट्रांसफर, कमीशन जो होते हैं, एजेंटों का कमीशन जो होते हैं, ये कमीशन किसके हाथ में है? अभी रेगुलेटर के हाथ में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना कमीशन एलआईसी एजेंट को देना, इतना कमीशन जनरल इंश्योरेंस में देना है, ब्रोकर को इतना मिलेगा, सब ब्रोकर है उसको इतना मिलेगा, वो सब अलग अलग दिया हुआ है परसेंटेज। अभी ये जो नया एडवाइजरी आ रहा है, इसमें उन्होंने ये चाहता है कि ये पावर को ट्रांसफर करके इंश्योरर कंपनी को दे दे। इंश्योरेंस कंपनी को अगर देगा, इंश्योरर के हाथ में अगर ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा तो सर इसमें दिक्कत आएगा। हमने इसमें ऑब्जेक्शन लिया, हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल भी ऑब्जेक्शन लिया, डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन भी ऑब्जेक्शन लिया, सभी ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, पावर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ये पावर जो अभी आईआरडीए के हाथ में है, रेगुलेटर के हाथ में, वो रहना चाहिए। नंबर 2, ये फर्स्ट ईयर में कमीशन को घटाने की बात की। उनका जो प्रस्ताव है, फर्स्ट ईयर में जो कमीशन भी मिलते हैं उसका आधा कर दिया जाए, और सेकंड रिन्यूअल जो है, सेकंड ऑनवर्ड्स, सेकंड ईयर से जो मिलता है वो रिन्यूअल में थोड़ा बढ़ोतरी करे। हम लोगों ने ये सवाल किया सर कि देखिए 5 साल पहले आपने जो नोटिफिकेशन किया, आईआरडीए जो नोटिफिकेशन किया, उसमें यह था कि एजेंट को कमीशन, रिन्यूअल कमीशन जो अभी 5% है उसको 7.5% किया जाए। तो वो कमीशन आज तक एलआईसी कंपनी ने अभी तक नहीं बढ़ाया। कई रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिया, कई दफा हम लोग उनके साथ बैठे, बहुत बार चर्चा हुई, इनफॉर्मल कंसल्टेटिव मीटिंग में चर्चा हुई, हमने सभी ग्रुप के प्रतिनिधि उनसे बात की, लेकिन इसका कोई सुधार नहीं हुआ। एलआईसी ये कह रहे थे, मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने तो, आईआरडी ने तो मैक्सिमम कैपिंग दे दिया है 7.5%, लेकिन वो कहा कि जो आज के बाद नए पॉलिसी जो आएगा, 2014 साल के बाद जो नया पॉलिसी आएगा उसके ऊपर दिया जाएगा। पुराने पॉलिसी में तो सवाल ही नहीं है। पुराने पॉलिसी इसलिए सवाल नहीं है कि पुराने पॉलिसी में जगह नहीं है, प्रीमियम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 2014 के बाद 2016 में सर फिर नोटिफिकेशन हुआ। अभी देखिए 2016 से लेकर 2017 में, 2017 से लेकर 2022, 5 साल हो गया सर, वो पुराना कमीशन ही अभी तक उन्होंने नहीं दिया। इसलिए हमने आईआरडीए चेयरमैन को ये बताया, ये समझाया कि सर ये जो कमीशन का आपने रिन्यूअल, पहला साल का जो कमीशन आप बता रहे, पहला साल घटाने से हम लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने ये बताया सर, मैं अपना रिप्रेजेंटेशन में बताया कि माननीय चेयरमैन साहब, 1938 में कमीशन जो इंश्योरेंस एजेंट का फिक्स हुआ था, उसके बाद 1956 में एलआईसी केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइज हुआ, उसके 1956 1938 का वही कमीशन आज भी चला आ रहा है। यानी कि 83 इयर्स हो गया, 83 साल निकल गए, महंगाई 400-500 गुना बढ़ गया है। और महंगाई बढ़ने के बाद गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए वो डीए दे देता है। डीए क्या करते हैं, ये जो महंगाई है और मार्केट प्राइस जो इसमें जो गैप है उसको कंपेंसेट करते हैं। ये कंपेंसेशन के लिए वो डीए देता है। हमें ये पूछा सर, ये बताए व्हाट अबाउट एजेंट, एजेंट का कंपेंसेशन क्यों नहीं, एजेंट का कमीशन के अंदर कंपेंसेशन क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं बढ़ा? ये तो बढ़ा ही नहीं 83 इयर्स में। आप कह रहे कि इसको घटाएंगे, ये घटाना एकदम बिल्कुल गलत है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, ये रिन्यूअल कमीशन, हम बोले सर रिन्यूअल कमीशन आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, अब 10% कह रहा है, बहुत अच्छा है, हम लोग मान जाएंगे रिन्यूअल कमीशन में, क्योंकि रिन्यूअल कमीशन अगर 10% होगा तो बहुत खूब, लेकिन अप टू 10% आपने लिखा। सर 10% अप टू मत लिखिए, आप लिखिए मिनिमम 7.5%, मैक्सिमम 10%। तो क्या होगा, मिनिमम अगर 7.5% ये लिखेंगे मिनिमम अप टू की जगह, तो कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते सर कि ये रिन्यूअल कमीशन मिनिमम में 7.5% तो देगा ही देगा, उसमें हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका कोई गारंटी
हमें आईआरडीए मैनेजमेंट से नहीं मिला। तीसरी बात सर, ये जो उन्होंने एक प्लान बताया, बहुत अच्छा, उन्होंने एक आइडिया बताया कि देखिए कभी कभी पॉलिसी होल्डर प्रीमियम नहीं चलाते हैं, तो जो परसिस्टेंस या परसिस्टेंसी रेशियो घट जाते हैं। उन्होंने परसिस्टेंसी रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना, बोला देखिए हमने ग्राहकों को पॉलिसी ज्यादा दिन चले उसका बंदोबस्त करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया उन्होंने लगाया है, बहुत ही एक्सलेंट आइडिया लगा है कि जो पॉलिसी 5 साल में चलेगा उसमें एक बोनस मिलेगा, एजेंट को कमीशन मिलेगा, 5 साल लगा चले तो, 10 साल चले तो एक बोनस मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा एजेंट को, 15 साल चले तो उसको कमीशन मिलेगा। हमने इसको तारीफ किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वेलकम किया, और उन्होंने ये भी हम लोग उनको बताया कि सर ये 5, 10, 15 के बजाय आप 20, 25, 20 के साथ जोड़ दीजिए। अगर 25 साल पॉलिसी चला सकते हो, क्योंकि पॉलिसी 25 साल का भी स्कीम होता है ना, अगर 25 साल चलाए तो भी तो एजेंट को इंसेंटिव मिलना चाहिए। ये हमने उनको बताया। इस तरह का कई सारे चीज उन्होंने नई नई चीज बताया। हम लोग ये सब तो उनको समझा दिया कि ये हम लोग मानेंगे। उसमें और एक चीज उन्होंने बताया कि जो रेमुनरेशन है, एजेंटों का रेमुनरेशन और रिवर्ड्स, ये टोटल कमीशन के साथ उन्होंने मार्च कर दिया। कि पहले क्या था, एजेंट को रेमुनरेशन और रिवर्ड्स जो मिलता है वो अलग से मिलता है। सपोज एक कंपटीशन दिया पॉलिसी का, कि इस महीने में अगर आप 10 पॉलिसी करेंगे आपको 15 टका दिया जाएगा कि 50 टका दिया जाएगा, ये आपको घूमने के लिए ले जाएगा। अगर 100 पॉलिसी करेंगे तो घूमने के लिए। ये जो रिवर्ड्स है, रेमुनरेशन है, जैसे क्लब मेंबर है, क्लब मेंबर को कुछ बेनिफिट्स मिलता है, आपको क्लब कन्वेंशन मिलता है, कुछ पेमेंट तो मिलता है। ये जो सारे सुविधाएं हैं, या एजेंट को ग्रुप इंश्योरेंस, क्लब मेंबर को ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, ग्रुप मेडिक्लेम, ये इस ऑल सर कम्स इन रिवर्स एंड रेमुनरेशन। अभी इस एडवाइजरी में क्या आया कि सर ये आपको हम कमीशन के साथ मार्च कर दे रहे हैं, यानी कि कंपनी का जो कॉस्ट है वो टोटल कमीशन के अंदर इस कॉस्ट रखना पड़ेगा। अगर वो कॉस्ट कंपनी डालेंगे तो कमीशन घट जाएगी, नीचे आ जाएगी। आज आज तक ये क्या है, ये अलग से है, रिवर्स एंड रेमुनरेशन। हमने ये अनुरोध किया चेयरमैन साहब से कि सर ये रिवर्स एंड रेमुनरेशन कमीशन से मत जोड़िए, कमीशन के साथ मार्च मत करिए, इसको जैसे अलग है अलग ही रखें। फाइनली चेयरमैन साहब ने ये बताया, बीमा सुगम बोल के एक नया प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस एक्सचेंज बोल के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो अभी जनवरी 2023 से आने वाला है। उसमें उन्होंने ये कहा कि आपका ये बीमा सुगम जो पोर्टल रहेगा, जैसे लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं वो डीमैट में रहता है, उसमें रिपोजिटरी जो है एनएसडीएल, सीएसडीएल, वो लोग कंट्रोल करते हैं। उनके पास ना तो आपके पास सर्टिफिकेट आता है ना कुछ आता है, सब उनके पास रहता है। आपको स्टेटमेंट मिलता है, आप खरीदारी करो या बेचने की कोशिश करो, सब कुछ आपको उसी से हो जाएगा। ये अच्छा है, ये तो शेयर में है। लेकिन सर बताइए, इंश्योरेंस में ये प्रस्ताव आया है कि पॉलिसी धारक को जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए, उनको जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए और उसको सस्ता पॉलिसी लेने के लिए ये एक्सचेंज चालू किया जा रहा है, जो रेगुलेटर इंश्योरेंस एक्सचेंज बीमा सुगम के नाम से। इसमें क्या होगा, इसमें पॉलिसी होल्डर पॉलिसी करेगा, इसमें पॉलिसी होल्डर लोन ले सकता है, सरेंडर कर सकता है, जो भी है सब पोर्टल से ही होगा। और उनको केवाईसी भी नहीं लगेगा कि ये यूडीआई से ये जुड़ा रहेगा तो उसको केवाईसी मिल जाएगी, ये इनकम टैक्स से जुड़ा रहेगा तो उसको पैन नंबर मिल जाएगी, ये बैंक से जुड़ा रहेगा तो बैंक का भी लेनदेन के लिए उसको कोई जरूरत कुछ भी नहीं होगी। सारा जैसे रिपोजिटरी करते हैं वो सारा काम यहाँ पे होगा। और उसमें क्या होगा सर, हम ये बताते हैं, इस पोर्टल में सबसे बड़ा चीज जो होगा कि पॉलिसी होल्डर डायरेक्ट उसमें लिंक रहेगा। अब बताइए, हमारे एलआईसी का 13,56,000, करीबन करीबन 14 लाख के आसपास अभिकर्ता एलआईसी में इतने सालों से काम कर, कई कई अभिकर्ता ऐसा है जैसे हमारे बीएन चारी साहब, वो 50 साल के ऊपर काम कर रहे हैं, 50-60 साल से इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं। इतना सब हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इतने सारे बुजुर्ग हमारे लीडर हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, एलआईसी के सेवा दे रहे हैं, ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। उसका क्या होगा सर, ये बताइए। अगर मान लीजिए कोई पोर्टल से खरीदेगा या ऑनलाइन से खरीदेगा, ये हमारा 14 लाख को छोड़ दिए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जितने सारे करीबन उसका भी 14 लाख अभी करता है, तो ये 28 लाख अभी करता है जो सिर्फ लाइफ से जुड़े हुए। मैं तो जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको भी अलग से पकड़िए तो करीबन करीबन 40 लाख अभी करता, और उसके साथ जुड़े हुए उसका परिवार एक दिन में बेघर हो जाएगा सर। अभी बेरोजगार बढ़ जाएगा इसमें, ऐसे तो महंगाई बढ़ी,
और बेरोजगार अगर बढ़ जाएगा, हमारे देश में बेरोजगार का हटाने का जो भी स्कीम है वो फलदायक नहीं है सर। ये सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारे बेरोजगार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें बेरोजगारी को हटाने के लिए ये जो माध्यम है, ये जो बीमा के निगम का जो काम है, अभिकर्ता का जो काम है, एलआईसी एजेंटों का या जनरल इंश्योरेंस का काम जो है, ये हम लोग घर घर जाके सेवा दे रहे हैं। ग्राहक हमारे लिए खरीदते हैं सर। देश का हमारे ग्राहकों का पेनिट्रेशन इतना कम है, जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ 1% और लाइफ इंश्योरेंस में 3.20% पेनिट्रेशन है। हमारे चेयरमैन साहब, आईआरडी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि आवर फोकस इज ओनली टू पेनिट्रेट इंश्योरेंस सेक्टर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये लाल किला से 2016 में कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरिया में हमें जाके बीमा बेचना है, बीमा देना है, लोगों को बीमा के दायरे में लाना चाहिए, सबको बीमा होना चाहिए। उनका ये सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए हमें भेजा गया है। मैं उसी काम करने के लिए यहाँ काम, ये जिम्मेदारी हमको सौंपा गया, मैं ये जिम्मेदारी लिया हूँ और मैं इसको रिफॉर्म करूंगा। रिफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। आप लोग चाहते हैं कि कुछ ना बदल करें, कुछ ना चेंज करें, लेकिन हम चेंज करेंगे, आपको ये बताता हूँ। और ये भी आपको कहता हूँ कि जो भी चेंजेस होगा, हम कई सारे कमेटी बनाए, सारे कमेटी का एक्सपर्ट जो है, उनका एक्सपर्ट से हम एक्सपर्ट रिपोर्ट लेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, करने के बाद फिर से आपको बुलाएंगे। ये हमारा पहला मुलाकात है, ये आखिरी नहीं है। हम तो शुरुआत की है, आप लोग को जरूर बुलाएंगे, आप लोगों को बुला के ये निर्णय लेंगे। हमें ये खुशी हुई ये बात सुनकर कि हमें फिर से दोबारा बुलाया। हमें पता नहीं है बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, बुलाए तो अच्छा है, नहीं बुलाएगा तो सर देखिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे हित के लिए है कि नहीं, ये हमको चेयरमैन से अनुरोध है, ये सोचना चाहिए। अगर अभिकर्ता 40 लाख अभिकर्ता का सोच अगर आपके दिल में नहीं रहेगा, 40 करोड़ अभिकर्ता नहीं है, 40 लाख अभिकर्ता है, बल के साथ इसका फैमिली मेंबर सर जुड़ा है। अगर एक एक 5-5 लोगों से आप हिसाब करिएगा तो 2 करोड़ की आबादी है। ये 2 करोड़ का जो आबादी है, ये एक दिन में बर्बाद हो जाएगा सर। आप चेंजेस लाइए, आप फूड ग्रेन जो है उसमें बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि वो हर साल नए नए उत्पन्न होता है, उसका रेट में चेंजेस आता है, कभी सूखा होता है, कभी बाढ़ आता है, कभी कुछ भी चेंजेस होता है, वो सब नेशनल कैलेमिटी में चले जाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस जो है ये सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटेशन, ये आग्रह के विषय है, इसको लोगों को समझाना पड़ता है। आप ऑनलाइन में हार्ट की बीमारी का दवा तो खरीद सकते हैं, लेकिन हार्ट का ट्रीटमेंट सर ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। डॉक्टर की आवश्यकता है कि नहीं है, आप बताइए। सो डॉक्टर के बिना ये हार्ट का सर्जरी नहीं होगी, आपका ये नहीं होगा, ब्रेन सर्जरी नहीं होगी, उस पर डॉक्टर की आवश्यकता है और सर्जरी भी जरूरत है। हाँ, एपरेटस नया नया चाहिए, वो बात सही है, आप एपरेटस मंगाइए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें ट्रेनिंग दीजिए। हमारे अभिकर्ताओं को अगर जो खामियां है वो खामियां दूर करने के लिए नई नई ट्रेनिंग की बंदोबस्त करिए, उसको टूल्स दीजिए। आज अभिकर्ता के हाथ में लैपटॉप क्यों नहीं है? हमारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का देखिए, उसके सबके हाथ में लैपटॉप है। हमारे एक भी एलआईसी अभिकर्ता या जनरल इंश्योरेंस का अभिकर्ता किसी के पास कोई लैपटॉप नहीं है। इवन जो फोन है एंड्रॉइड फोन, सभी कंपनी को ये होना चाहिए था, सभी एजेंट के हाथ में एंड्रॉइड फोन होना चाहिए था आज के जमाने में। आप बोल रहे हैं आज के जमाने की बात, और आज के जमाने में आप कस्टमर को ज्यादा फैसिलिटी देने की बात कर रहे हैं, बजाय आपका अभिकर्ता को आप डेवलप नहीं कर रहे। आपका अभिकर्ता को डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं सर। इसलिए हमारे जो मांगे हैं ये इसमें सच्चाई है सर, ये कोई गलत काम हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग जो मांगे कर रहे हैं वो जायज है। और आईआईटी को भी हम लोग ये समझाया सर, अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, हम लोग भी कठिन रास्ता लेना पड़ेगा सर, कोई उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आपका तीसरा सवाल था कि मैनेजमेंट क्या कर रही है आपका ये, तो आईआरडीए मैनेजमेंट से पहले मैं आईआरडीए वाला बात करना चाहता हूं सर। आईआरडीए जो भी प्रस्ताव दिया है, चाहे वो बीमा सुगम हो, चाहे वो ये भी चाहता है कि एजेंट्स पोर्टेबिलिटी, आईआरडीए बोल रहा है एजेंट्स पोर्टेबिलिटी लाना है। एजेंट्स पोर्टेबिलिटी तो भयंकर है सर। आज जो एलआईसी एजेंट है जिस घर में 30 साल 32 साल से बीमा कर रहे हैं, अगर एजेंट्स पोर्टेबिलिटी लाएंगे तो दूसरा एजेंट उसके घर में 1 साल में पॉलिसी चेंज करके वो प्राइवेट कंपनी में लेकर चला जाए। तो एजेंट पोर्टेबिलिटी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोग इसका विरोध किया। वो लाइसेंस ज्यादा देना चाहते हैं, मल्टीपल चैनल में काम करने के लिए वो लाइसेंस देना चाहते हैं, वो अच्छा है, उसको हम लोग अभी तक कोई सिद्धांत नहीं लिया। हम लोग ज्वाइंट एक्शन कमेटी फिर से बैठने के बाद उसका सिद्धांत लेंगे कि मल्टीपल लाइसेंस में हम लोग काम करने से हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा। हमें ये पता चला, सुनने में आया कि जनरल इंश्योरेंस के लिए 3, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 3 और लाइफ के लिए 3 कंपनी का एक साथ आप काम कर सकते हैं।
जो आज के दिन में 3 कंपनी का लाइफ एक, जनरल एक और हेल्थ इंश्योरेंस का हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन में 9 कंपनी का काम एक साथ आप कर सकते हैं। इसमें कितना भला होगा ये अभी तक पता नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो एजेंट्स पोर्टेबिलिटी की बात करें, एजेंट्स चेंज करनी है, ये सर भयंकर है। इसको हमारा लियाफी ज्वाइंट एक्शन कमेटी एक्सेप्ट नहीं किया और स्ट्रांगली इसका विरोध किया। हम लोग इसका विरोध करेंगे। आईआरडीए का जो भी निर्णय है सर, हम लोग वॉच कर रहे हैं। आईआरडीए से आने के बाद हमें यह महसूस हुआ आईआरडीए हमारे फेवर में है, ये हम लोग कह नहीं सकते, और हमारे विरोध में भी कुछ होगा, इसमें हम लोग को लग रहा है कुछ डाउट है कि हमारे विरोध में कुछ हो सकता है। उसके लिए सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है आईआरडीए मैनेजमेंट और चेयरमैन साहब बहुत ही कॉर्डियल है, उनके बातों से लगा, इज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही पॉजिटिव लगा। अगर हमें बुलाएगा बात करने के लिए, हमारे कमेटी को फिर से बुलाएगा, निश्चित रूप से हम अच्छा सुझाव उनको देंगे। तो श्यामल जी, आपको क्या लगता है, आपकी ये जो मांगे हैं, ये मांगे आईआरडीए पूरी कर देगा या कितना % तक पूरी की है? आपने क्या जज किया इससे? सर हमें लगता नहीं है कि आईआरडीए हमारी बातें को मानेगी, क्योंकि जो एग्रेसिवनेस उनका पूरा टीम को हमने देखा, उनका एक ही कहना है कि रिफॉर्मेशन इज मस्ट और इसको हम लोग करके छोड़ेंगे। आप लोग जो कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमको परिवर्तन करना है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बचा के करना है, यही बस। हमें लगता नहीं है कि बहुत अभिकर्ता कुछ भला होने वाला है। अभिकर्ता भला होने के लिए पहले अभिकर्ता को सोचना चाहिए था, उसके बाद दूसरा सोच होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का सोच सबसे पहले आ रहा है। सर जो कह रहे थे चेयरमैन साहब की, देखो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आया है, मैं आईएएस ऑफिसर है, तो हमने बहुत सारे मिनिस्ट्री में काम किया है। सचमुच उन्होंने बहुत ही मिनिस्ट्री में काम किया, तो उसका जो अभिज्ञता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो है। बार बार वही कह रहे हैं कि हम इसको रिफॉर्म तो करेंगे ही करेंगे। इसमें आईआरडीए को एक नया रूप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन चलिए, सर तो हमको आपको आईआरडीए से भी चिंता ज्यादा है सर एलआईसी मैनेजमेंट की। देखिए एलआईसी मैनेजमेंट, जो आपने सवाल किया था कि एलआईसी मैनेजमेंट क्या सोच रही, हमारा जो मुद्दे था वो तो एक तो था आईआरडीए वाला मुद्दा, एक था एलआईसी के साथ जो ग्राहक के लिए, दूसरा सर एलआईसी के साथ ये मुद्दा था हमारे अभिकर्ताओं के लिए, कि अभिकर्ता का जो मांगे है, ये 22 डिमांड्स हम लोग मैनेजमेंट के पास रखा। अभिकर्ता के लिए कोई सोशल सिक्योरिटीज अच्छी तरह से नहीं है। मान लीजिए हमारे एलआईसी में 13,56,000 अभिकर्ता है, 56,000, उसमें तो सिर्फ 1,90,000 एलआईसी एजेंट है जिसको क्लब मेंबरशिप मिला है। क्लब मेंबरशिप मिला मतलब अच्छा काम किया तो क्लब मेंबरशिप मिला। 4 कैटेगरी का क्लब मेंबरशिप है। ये क्लब मेंबरशिप वाले को ही थोड़ा बहुत प्रिविलेजेस मिलता है। बाकी ऐसे जो 2 लाख 1,90,000 छोड़ दीजिए, करीबन करीबन 11 लाख अभिकर्ता जो है अच्छा काम करते हैं, किसी वजह से वो क्लब मेंबर नहीं है। मान लीजिए क्लब मेंबर के लिए 40 पॉलिसी चाहिए, 50 पॉलिसी चाहिए, उन्होंने एक साल में 30 या 35 पॉलिसी किया, उस साल क्लब मेंबर नहीं हो पाया। ऐसे 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली उसको। लेकिन वो अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एमडीएटी है जो 10 पॉलिसी में एमडीएटी हो गया, 2 पॉलिसी में एमडीएटी, 1 पॉलिसी में एमडीएटी हो गया, लेकिन वो क्लब मेंबर नहीं। काम तो अच्छा करते हैं, पैसा अच्छा लाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के वजह से, जो धारावाहिकता है वो नहीं रहने की वजह से वो क्लब मेंबर नहीं बना। तो उसको सारा प्रिविलेज नहीं मिलेगा, उसको मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, उसको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उसको क्लब मेंबरशिप अवार्ड नहीं मिलेगा, उसको क्लब कन्वेंशन में जाने का मौका नहीं मिलेगा, उसको कोई भी मीट में नहीं बुलाया जाएगा, चारों तरफ से वो वंचित रहेंगे। हम ये कहते हैं कि सर हमारे अभिकर्ता को सबसे पहले जो सुरक्षा कवच होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, वो है क्या, उनका ग्रेचुइटी जो हमें मिलता है। उस समय हम लोग एलआईसी एजेंट जो था, उसमें हम लोग को ये सिस्टम था ग्रेचुइटी मिलेगा। इवन उस समय प्रोविडेंट फंड का भी बंदोबस्त था, बाद में प्रोविडेंट फंड बंद हो गया, लेकिन ग्रेचुइटी तो हमें मिलना चाहिए एज ए पार्टिसिपेंट। हम लोग जो है ये 2000 सन में जो आईआरडी आया, उसके बाद हम लोग हो गया टायर्ड एजेंट्स। तो टायर्ड एजेंट को ये सारा सुविधाएं मिलेगा जो पहले मिलता, नए वाले के लिए नहीं। तो अगर हमें उस समय ग्रेचुइटी मिलता तो अभी भी मिलने वाला है टायर्ड एजेंट के हिसाब से। तो अभी देखिए ये ग्रेचुइटी हमारे अभिकर्ता के लिए बहुत दिनों से डिमांड है कि सर आप हमारे ही निगम में, हमारे ही कॉर्पोरेशन में दूसरे स्तर के लोगों को आपने 10 लाख 20 लाख ग्रेचुइटी कर दिया, क्योंकि वो आपका कर्मचारी है, हमें कोई दुख नहीं है, उसका भी अलग
रूल्स है उसके लिए आपने बढ़ाया, लेकिन अभिकर्ता के लिए जो ग्रेच्युटी है वो तो इतने सालों से बढ़ना चाहिए था, 10 लाख हो जाना चाहिए था। कुछ दिन पहले हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि भाई नो सच फाइल पेंडिंग विथ माय टेबल, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब बीएन चारी जी, हमारे वाइस चेयरमैन सिंगारुपु श्रीनिवास जी, हमारे एडवाइजर एसबी श्रीनिवासाचार्य जी कहाँ जाके मिले, हैदराबाद से कहीं दूर जाके, कामारेड्डी बोल के एक जगह है, वहां जाके मैडम को सुबह 6 बजे मीटिंग किया, अपॉइंटमेंट लिया, रात 4 बजे चल के अपॉइंटमेंट लिया, और जाके जब मैडम के सामने रखा, बोले ऐसा कोई फाइल हमारे पास पेंडिंग है ही नहीं, जरा बात करो। सो बाद में पता चला ये डीएफएस में पड़ा है या फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में पड़ा है। तो इसको लाने का काम किसका है सर? हम लोग मैनेजमेंट को हाथ जोड़कर बहुत दफे निवेदन किया सर, प्रबंधन को हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि सर प्लीज 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 हमारे ग्रेच्युटी को लाइए फाइल और सेटल करिए। वो कहता है देखो गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट जब तक नहीं देगी हम क्या करेंगे। आज तक हमारे ग्रेच्युटी का सेटलमेंट नहीं हुआ। नंबर 1 हमारी ये डिमांड था, ग्रेच्युटी को सेटल करो। दूसरी बात यह था, हमारे एक टर्म इंश्योरेंस मिलता था, पिछले 80 साल से मिल रहा है। अब ये टर्म इंश्योरेंस गवर्नमेंट के पास फाइल जब गया, टर्म इंश्योरेंस को कटल कर दिया सरकार ने, टर्म इंश्योरेंस देने की बात ही नहीं कर रहे। हम लोग को जो एक कमीशन मिलता है, वो कोई एजेंट अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, फिर से उसका रिफ्रेशमेंट एजेंसी होता है, तो पुराना कमीशन को उसको मिलता है। अभी का जो सिस्टम है आईआरडीए का, कि वो जो एजेंट फिर से अपॉइंटमेंट होगा तो पुराना कमीशन सब गायब हो जाएगा। तो हम लोग ये कहा था कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसी का जो कमीशन है, उसको कमीशन हम लोग को मिलना चाहिए। सरकार इसमें सहमति हो गया है। ये भी फाइल 5 साल से पड़ा है, आज तक आया नहीं। हम लोग बार बार ये निवेदन किया प्रबंधन को कि सर कृपया ये फाइल को लाइए, ये फाइल अभी तक नहीं आया। ये हमारा पहला डिमांड। क्या? हमारा ग्रेच्युटी नंबर 1, हमारा नंबर 2 टर्म इंश्योरेंस, नंबर 3 वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का कमीशन, ये आज तक आया। दूसरी बात सर, ये हमारा जो सीनियर एजेंट काम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ अभिकर्ता काम कर रहे हैं, इनका उम्र 70-80 साल हो गया, ये अभी भी काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप इंश्योरेंस का जो स्कीम है वो 69 तक एज है, उसके बाद 70 के बाद उसको ग्रुप इंश्योरेंस के दायरे में नहीं रखा जाए। अगर वो 70 साल के बाद काम कर रहे हैं तो हमारे मैनेजमेंट कहता है कि देखिए कोई जो थर्ड पार्टी होता है, री इंश्योरर, जो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एजेंट का लाइफ है सब स्टैंडर्ड है। हमारा लाइफ भी सब स्टैंडर्ड हो गया। ये री इंश्योरर कह रहे कि आपका लाइफ सब स्टैंडर्ड हम लोग लेगा नहीं, इसलिए हमें सीनियर एजेंट को ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि हमारे सीनियर एजेंट को ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए। हमारा और एक भी डिमांड है सर कि हमारा मेडिक्लेम फैसिलिटी जो है उसमें हमें और हमको, हमारे स्पाउस को, यानी कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, इनको मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा, जबकि पैसा हम दे रहे हैं सर, प्रीमियम हम भर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन लोन हम लोग मांग कर रहे हैं कई दिनों से कि बच्चों को पढ़ाई के लिए हम लोग बैंक से जब लोन लेने जाते हैं, यही एलआईसी पॉलिसी बैंक में गिरवी रख के ज्यादा इंटरेस्ट में हम लोग ज्यादा ब्याज दे के लेके आते हैं, बच्चों के लिए पैसा उसको बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए ये कॉर्पोरेशन से खुद ये स्कीम होना चाहिए था कि बच्चों के पढ़ाई के लिए हम लोन देंगे, अब लोन का पैसा तो हम ही भरेंगे, अगर हम एलिजिबल हो तो हम हमको दीजिएगा, इंटरेस्ट भी हम भरेंगे, लेकिन वो सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। मैनेजमेंट आश्वासन तो दिया है कि चलो इसको हम देखते हैं। सर हम लोग ये भी कहा है कि हमारे लिए एजेंट्स वेलफेयर फंड बनाइए। कितने सारे पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी नहीं चलाते हैं, 2 साल 3 साल के बाद पॉलिसी बंद कर देते हैं, उसका जो कमीशन होता है एजेंटों का, वो कमीशन सर एजेंट को नहीं मिला, वो कमीशन पड़ा हुआ है। ऐसा बहुत सारा पॉलिसी है जो कई साल चला है और पॉलिसी नहीं चल रहे हैं, वो पॉलिसी का पैसा भी पड़ा है। ऐसा जितना सारे एजेंटों का टर्मिनेटेड एजेंट और डेथ हो गया एजेंट, पॉलिसी चल रहा है 25 साल से पॉलिसी चल रही है, एजेंट का डेथ हो गया, पॉलिसी चल रहा है, एजेंट टर्मिनेट हो गया, एजेंट और एलआईसी में नहीं है, तो जो कमीशन उसका बनता था, ये तो आपका डिफर्ड कमीशन है ना सर। हमारे देश में डिफर्ड कमीशन चलता है कि आप प्रीमियम लेके आएंगे, भरेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, और प्रीमियम आ रहा है, पुलिस होल्डर जमा कर रहे, एजेंट डेथ हो गया, तो वो पैसा तो सरकार के पास ही है, मैनेजमेंट के पास ही है। हम निगम को ये कहा, निगम को, हमारे मैनेजमेंट को ये कहा, विनती किया प्रबंधन को कि सर वो जो पैसा बचा है, वो पैसा से, वो गलत पैसा नहीं, हमारे अभिकर्ता का पैसा है, वो पैसा से आप एक एजेंट वेलफेयर फंड बना दीजिए। आप अपने तरफ से 100 करोड़ का एक कॉर्पस बना दीजिए, एक वेलफेयर फंड बना दीजिए, बाकी अभिकर्ता से लीजिए, हर साल हर महीना कटौती करिए,
तो क्या है, अचानक अभिकर्ता एक्सीडेंट करता है, इसका डेथ हो जाता है, उसका फैमिली में जाके देखता है उसके पास खुद का बीमा नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं कि सर उस कॉर्पस से, उस वेलफेयर फंड से हमारे उस परिवार को कुछ किया जाए। अभी सर कोरोना में हमारे निगम ने हमारे सभी अभिकर्ताओं को करीबन 6,60,000 अभिकर्ताओं को एडवांस दिया गया, कोरोना एडवांस। हम इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब हेमंत कुमार साहब और हमारे मानती साहब, सिद्धार्थ मानती एमडी साहब, और उस समय का ईडी मुरलीधरन साहब, सबका हम लोग आभारी है। पूरा अभिकर्ता समाज उसके लिए आभारी है कि उस महामारी के समय, उस आपदा के समय हमारे चेयरमैन साहब हमारे बाजू में खड़ा हुआ और हमारे कोविड एडवांस दिया। लेकिन हमने ये भी अनुरोध किया कि सर कोविड एडवांस देने के बाद उस एजेंट का डेथ हो गया, अभी भरपाई कैसे करेगा? वो पैसा भी वापस लिया जा रहा है, वो डेथ क्लेम से उसका पैसा वापस। हम लोग ये अनुरोध किया है प्रबंधन कि सर जो डेथ हो गया जिसका कोविड में, उससे और ब्याज और ये मत काटिए, उसका पैसा वापस मत लीजिए सर, उसको कम से कम एक ऑनर के साथ उसको वापस देना चाहिए। लेकिन LIC का हाथ भी बांधा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारे ग्राहकों का पैसा है, हम उस पैसे से कैसे आपको ये छूट दे सकते हैं, तो वो भी हमें नहीं मिला। हमारे क्लब मेंबरशिप का जो प्रिविलेजेस है सर, वो भी बहुत सारा क्रिटिकल प्रिविलेजेस है, ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, आधा लोगों को मिलता नहीं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हाउसिंग लोन अभी क्या सर मार्केट में 6% या 6%, 6.15%। हमारे अभिकर्ता को आज से 10 साल पहले 8.40 और 5% के ब्याज के रेट में हाउसिंग लोन देने की बात हुई। 40 लाख तक हमें हाउसिंग लोन मिल सकते हैं। लेकिन पिछले 5-10 साल में मैं आपको बता सकता हूँ, आंकड़ा बता सकता हूँ कि 1% एजेंट का भी अभिकर्ता को भी वो हाउसिंग लोन की सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि ये हमारे यहाँ से ऑफिस से सेटलमेंट नहीं होता, कार्यालय से नहीं होता है, और डिवीजन में जाता है तो उसका कोई हिसाब नहीं है। हमें ये बताया गया था, पिछले 2 मीटिंग में यह आश्वासन दिया गया था कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है LIC उसके साथ आपको जोड़ा जाएगा, और आप लोग का जो आप लोग लोन ले चुके हैं ऑलरेडी, या जो भी लोन लेने वाला है, सारा प्रोफाइल वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपको लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। वो भी नहीं हुआ। इस तरह का कई सारे मुद्दे हैं सर हमारा, जो अभी का सबसे बड़ी बात है। देखिए हमारे ये 2 दिन आंदोलन होने के बाद क्या हुआ, भयंकर चीज हो गया। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि देखिए हमारे आने वाले दिन में 11, 12, 13, 14 अक्टूबर को फिर से विश्राम दिवस है, अभिकर्ता काम नहीं करेगा, पूरा विश्राम दिवस बनाएगा, कोई सर्विसिंग नहीं होगा। मैनेजमेंट ने सर एक लेटर इशू कर दिया, वो लेटर में पूरा धमकी भरा लेटर है कि आप LIC के ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ करोगे या बाहर कुछ करोगे तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, आपको बीमा बंद कर दिया जाएगा, आपका कमीशन जब्त कर दिया जाएगा, आपको LIC के प्रीमिसेस के बाहर ही रहना है। ऐसा करके कुछ कुछ एजेंट को टर्मिनेट भी कर दिया गया और उसका पूरा रिन्यूअल कमीशन फॉरफीचर कर दिया। आप बताइए, आंदोलन करना हमारा हक नहीं है? जब हमारे निगम में और एक पोर्शन जो है, जो हमारे कर्मचारी भाई है, वो हमारे बंधु है, दोस्त है, उनका दल, उनका जो संगठन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जब कॉल करते हैं, जैसे IPO को लेकर कुछ दिन पहले वो किया कि IPO क्यों, LIC IPO में जा रहा है, हम इसका मानते नहीं, इसका विरोध करते हैं। उसी समय सर इन लोगों ने पूरा बंद का कॉल किया पूरे देश भर में, कोई अभिकर्ता को घुसने नहीं दिया, ब्रांच में ताला लगवा हुआ था, ब्रांच मैनेजर बाहर बैठ के घर चले गए, एजेंट को घुसने भी नहीं मौका मिला। उस दिन हम लोग सर विरोध नहीं किया। लेकिन हम ये सवाल करते हैं, उसमें कितना सारे हमारे कर्मचारी भाई को या किसी ऑफिसर को आपने टर्मिनेट किया? कितने ऑफिसर को शोकस किया? एक भी ऑफिसर को शोकस नहीं किया। एक भी हमारे कर्मचारी भाई को कोई सस्पेंशन नहीं हुआ, उनके कोई सजा नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा भी है सर, पुलिस होल्डर को गाली गलौज किया है, ऐसा भी सबूत हम लोगों ने दिया है। पुलिस होल्डर को मारा भी है, कैश काउंटर में मारा है। हम लोग इसका विरोध किया, हम लोग उसको बचाया है, उसके बाद भी उसका कोई सजा नहीं होता है। आज अभिकर्ता सिर्फ अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, अपने जायज हक के लिए वो रास्ते में उतर आया है, बिना पानी बिना खाना खा के वो रास्ते में दिन भर, आप देखे होंगे 30 तारीख को लोग भूखे हैं, भूखे हड़ताल कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। क्या हक मांग रहे हैं कि सर ये जो हम पुलिस होल्डर के लड़ रहे हैं उसको आप सहमति दे दीजिए, उसका कुछ कर दीजिए, अभिकर्ता के लिए कुछ करिए। ये मांग करना गुनाह है क्या? हम ये सवाल सबसे पूछते हैं। हमारे ग्राहक को हम अनुरोध करेंगे कि आपके लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ दीजिए।
हम अपना डेवलपमेंट ऑफिसर और कर्मचारी भाइयों को भी ये अनुरोध करेंगे कि हमारा जो ये मांगे हैं, जो हक की लड़ाई, ये गलत नहीं है, 100% करेक्ट है। इसमें सभी अभिकर्ता, बड़े बड़े अभिकर्ता, हमारे देश के माने जाने माने अभिकर्ता जो करोड़ों का कमाते हैं, वो हमारे साथ है। ये पहली बार देश के बड़े बड़े अभिकर्ता जो एमडीआर, सीओटी, टीओटी है, वो सब आज हमारे पास आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, न्याय नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है सर। हमें ये धमकी भरा लेटर अच्छा नहीं लगा। हम प्रबंधन को अनुरोध किया हाथ जोड़ के, मैं बात भी किया हूं और अनुरोध भी किया हूं, सर ये लेटर ऐसा मत दीजिए। सर मुजफ्फरपुर में हमारे 8 अभिकर्ता बंधुओं को फर्स्ट सितंबर के दिन ही उसको लेटर हम हाथ पे थमा दिया गया। आज तक वो लेटर को विड्रॉ नहीं किया, उसको बीमा बंद कर दिया, उसका बिजनेस बंद कर दिया, उसको ब्रांच में घुसना मना कर दिया। ऐसा क्या गुनाह कर लिया हम लोग, क्या गलती किया? हाँ, होश में होश हवास खो के कुछ लोग जोश में होश हवास खोकर कुछ गलत बात बोल दिया होगा, हो सकता है कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया होगा, हमें पता नहीं है कौन किया। लेकिन अगर किया भी होगा तो उसको हम धमकी दे सकते हैं, उसको एलार्म दे सकते हैं, लेकिन उसको बहिष्कार नहीं कर सकते सर। आज निगम ऐसा कदम ले रहे हैं, निगम के मैनेजमेंट ऐसा कदम ले रहे हैं, हम लोग बहुत दुखी है सर, हम लोग बहुत दुखी है और चिंतित भी है। लेकिन हम डरे नहीं है, हमारे सभी अभिकर्ता डरे नहीं है और वो एकदम जोश में है। वो इसको एक अपना प्रेस्टीज फाइट लेकर रखे हैं। अगर मैनेजमेंट ईगो से नहीं हटेंगे, ईगो अगर बरकरार रखेंगे, हमारे अभिकर्ता सर पीछे नहीं हटेंगे। इसका कानूनी कार्रवाई के लिए भी हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे सर, ऐसा पीछे हटेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जहां भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है हम लोग खटाएंगे, हम लोग एकजुट होकर ये काम करेंगे। ये लड़ाई सर अभी हमारे अस्तित्व का लड़ाई होगी। टर्मिनेशन क्यों होगा, धमकी क्यों होगा? आप आपको तो मौका है, आप बुलाइए हमें, कहिए भाई ये 3-4 चीज सेटल करता हूं, बात हो सकती है ना। लेकिन ये धमकी क्यों? हमें लगता है मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी हमें, हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी बात नहीं करूं, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बात करूं। जो बात हम लोग कल भी चर्चा किया है कि इनका जो भी ये मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, ये अच्छा नहीं है। हम इसको अच्छी तरह से नहीं ले रहे। हम मैनेजमेंट के हमारे इस आपके BITV के जरिए से हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आप लोग रीथिंक करिए इसके ऊपर। हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो कोई गलत चीज नहीं है और ये सब बिल्कुल आसान है। इसमें कई सारे चीज आप लोग कर सकते हैं, आप करिए, हमें बुलाइए और हमारे साथ चर्चा करिए। हमारे चेयरमैन साहब BH जी और हमारे एडवाइजर आपका SD श्रीनिवासाचार्य जी, हमारे कन्वेनर जो गजपति राव साहब, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव, दे आर वेरी मच पॉजिटिव। इवन हमारे वाइस चेयरमैन रणबीर शर्मा जी, हमारे सिंगरपुर श्रीनिवास जी, हमारे नयन कमल जी और जगदीश जवान जी, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। हमारे सारे मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव है सर, दे आर वेरी मच रेडी टू कोऑपरेटिव। सो मैं आपके माध्यम से, आपके BITV के माध्यम से मैं मैनेजमेंट के भी अनुरोध करूंगा, IRDA से भी अनुरोध करूंगा, अभिकर्ता को इतना हल्का मत लीजिए, अभिकर्ता को इतना डोमिनेट मत करिए, अभिकर्ता को मान सम्मान का ख्याल रखिए। अगर आप हमें सम्मान देगा तो हम आपको सर पे रखेंगे। हम आपके बच्चे, माँ के सामने बच्चे अगर रोता है तो माँ क्या करता है, उसको थोड़ा सा पीटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसको बेदखल कर देते हैं, उसको जान मार देते हैं। जान मारना नहीं चाहिए सर। हम तो LIC के बच्चे हैं, LIC हमारी माँ है, हम LIC के खिलाफ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तरफ से आपके माध्यम से कह रहा हूं, हमारे कोई अभिकर्ता LIC के खिलाफ नहीं है, सब LIC का प्यारा है और LIC के लिए जी जान देकर काम करता है। हर मार्च में हम लोग अपना जो कोटा है अपना पूर्ण करते हैं सर, और LIC को नंबर 1 में पूरा कंट्री में रखा है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 रखा है और रखेंगे, आगे जाके भी रखेंगे सर। हम लोग का ये मुद्दा है, हम लोग का ये मकसद है। LIC विल बी नंबर 1 फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। इसमें कोई गलती नहीं होगी, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। 1-2 ऑफिसर हम लोग को बुरा समझ सकते हैं, गलत समझ सकते हैं, लेकिन सारे ऑफिसर्स गलत नहीं है, सारे मैनेजमेंट के लोग गलत नहीं है, LIC गलत नहीं है। हम लोग LIC के फेवर में है, हम लोग इसका विरोधी नहीं है। लेकिन LIC यानी माँ को भी सोचना चाहिए बच्चों की क्या बीमारी है, बच्चों को उसी तरह मेडिसिन देना चाहिए जिसमें बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। यही सर कहना मेरे।
श्यामल जी, एक चीज तो मुझे समझ में आई कि 30 सितंबर को जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का रिजल्ट तो कोई निकल के नहीं आया, यानी कि सामने से हम्म, मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हुई, और वो ये हुई कि फेडरेशन में जितने भी लोग हैं उनमें एकता बढ़ी। फेडरेशन में हम्म, जितने भी लोग हैं उनमें एकता बढ़ी। सही है, और जैसा कि सही है। आपने कहा कि आगे अब आपको, क्योंकि यहां तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो आगे आप जो है वो कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है, कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार है। और इसके हम्म। अलावा और कोई एक्शन आपके नजर में आता है? कैसे आप सर कोर्ट में पहला जाएंगे? हम सर ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट 11 तारीख से पहले हमारे साथ बातें करें, वार्तालाप शुरू हो जाए। मैं वार्तालाप की इनका सूचना भी दिया हूँ। तो आज के दशहरा के दिन में सभी को सूचना दिया हूँ कि दशहरा की शुभकामना भी दिया हूँ, साथ साथ ये सूचना भी दिया हूँ कि दरवाजा हमारा खुला है सर, हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए। अगर 11 तारीख से पहले बात हो जाए शांतिपूर्वक और कुछ फल हमें मिल जाए, तो सर हम लोग निश्चित रूप से 11 तारीख के लिए दोबारा चिंतन बैठक करेंगे। जो बैठक हमारा 7 तारीख को होगी, 7 तारीख के अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो सर ये पक्का है कि हमारा 11, 12, 13, 14 4 दिन और 15, 16 छुट्टी, ये 6 दिन का कर्मवृत्ति यानी कि कर्म नशा दिवस और एजेंट का कर्म नशा दिवस, एजेंट वो 6 दिन कोई काम में रत नहीं रहेगा। उसके बाद सर हमारा महाधरना है डिवीजन ऑफिस में 31 अक्टूबर को। उसके बाद नवंबर में हम लोग सेंट्रल ऑफिस घेराव करने का, जो आपका प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी कि जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन और IRDA ऑफिस धरना प्रदर्शन करने की प्रोग्राम ले चुके हैं, कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि सर अक्टूबर में 4 दिन के बाद अगर 11, 12, 13, 14, 11 तारीख से कोई काम नहीं होता है, तो अगर कोई बातें नहीं सुनी जाएगी, तो सर हो सकता है हम लोग हंगर स्ट्राइक में भी बैठ सकते हैं। इसका भी योजना हम लोग बना रहे हैं। अभिकर्ता लोग अभी खफा है सर, अभिकर्ता संतुष्ट नहीं है। और मैं अभिकर्ता सभी अभिकर्ता को ये भी संदेश देना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से, जो भी जोश में आके कुछ गलत बात करते हैं वो हम लोग ज्वाइंट एक्शन कमेटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया LIC ऑफिस के अंदर मत बैठिए, LIC के ऑफिस के बाहर बैठिए। दूसरा, हमारे कोई भी ग्राहक को आप रोकिए मत। ग्राहक को रोकने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को समझाइए कि भाई उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ग्राहक खुद ब खुद आपके साथ बैठ जाए। ऐसा भी बहुत जगह है जो ग्राहक खुद बैठ गया हमारे साथ आंदोलन में सर, ऐसा भी छवि हमने देखा। और तीसरी बात, जो साथ नहीं रहेंगे, जो काम करना चाहते हैं उसको काम करने दीजिए, कोई जरूरत नहीं उसको रोकने का। उसको ये समझा दीजिए कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये आपके लिए लड़ रहे हैं। हो सके आज आपको समझ में नहीं, एक दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके पास कोई नहीं रहेगा। अभिकर्ता को समझाइए, हम अभिकर्ता को समझाएंगे, हमने ग्राहकों को समझाएंगे, पुलिस होल्डर को समझाएंगे, और हमारे कोई भी ऑफिसर, कोई भी किसी को सर ऑफिस आने जाने में कोई बाधा नहीं डालेंगे हम लोग। ये हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध है। हमारे आंदोलन जो है ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, एकदम पीसफुल एजिटेशन। इसमें किसी तरह का कोई गलत काम हम लोग सब नहीं करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मैं आप सबको अभिकर्ताओं को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, दोस्तों ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिसमें आप लोगों को, हमारे प्रबंधन को ये चिट्ठी देने की आवश्यकता हो। ये चिट्ठी की आवश्यकता ना हो ऐसा कोई काम करें, हम आपके साथ हैं। पूरा ज्वाइंट एक्शन कमेटी लियाफी, देश भर का लियाफी और अभिकर्ता आपके साथ। जहां जहां हमारे अभिकर्ता को टर्मिनेट किया जाएगा, सपोज किया जाएगा, हम उसी जगह पे सर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे। ये आपको मैं बताना चाहूँ। हम लोग डरते नहीं है, हम लोग डरे वाले नहीं है। जहां जहां चिट्ठी इश्यू हुआ, जहां जहां हमारा अभिकर्ता को प्रबंधन ने सस्पेंड किया या सपोज किया या टर्मिनेट किया, वहां जाकर हम लोग धरने में बैठेंगे और आंदोलन चलेगा। चलिए, एक चीज तो समझ में आई कि अब तक जिस ताकत के साथ में आंदोलन किया है, ये लड़ाई लड़ी है, उस उतनी ताकत से तो अभी तक लियाफी को कोई रिजल्ट नहीं आया है, इंश्योरेंस एजेंट को रिजल्ट नहीं आया है। इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट को एकजुट होना पड़ेगा और आने वाले धरना में और बड़ी ताकत के साथ अपनी ताकत को दिखाने का वक्त आ गया है। हो सकता है आगे चल के प्रधानमंत्री और दिल्ली जंतर मंतर में जाके धरना देना पड़े। इसके लिए सारे इंश्योरेंस एजेंट, और ना ही सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट, बल्कि उन इंश्योरेंस एजेंट अपने कस्टमर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन कस्टमर्स को भी साथ में आना पड़ेगा, और तभी जाकर इस लड़ाई को जीता जा सकता है। इसीलिए आप इस जानकारी को, आपके संपर्क में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं,
और इंश्योरेंस एजेंट को भी बोलना चाहूंगा, आपके संपर्क में जितने भी कस्टमर हैं, जिनको आप पॉलिसी धारक, जिनको आप साथ में ले सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो को भेजिए और अपनी इस योजना में हर किसी को शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है।